जो एक अनपढ़ है पिछले 10 साल से वो कैजुअल लेवल पर काम कर रहा है क्योंकि उसको कांग्रेस ने लगाया हुआ है, तो वो कहता है मैंने बीजेपी को इसलिए वोट दिया है कि बीजेपी मुझे पक्का करेगी। हमने ये कहा है इनको इनके साथ जस्टिस करें, इनको एक फिक्स सैलरी दें, इनको एक ऑनरेरियम दें ताकि हर महीने इनके घर में सैलरी जाए, इनके घर में उतने पैसे मिलने चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने किया है गलत है, लेकिन क्योंकि ये हमारे भाई बहन हैं, हमारे ही लोग हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। लेकिन जो 60,000 से 1,20,000 बन गए उसको आप बार बार कह रहे हैं आपने वादा किया, अपना वादा किया, मुझे आप जवाब दीजिए इस बात का। जब 60,000 एक्स्ट्रा आ गए क्या करेंगे उनका? आप एक जर्नलिस्ट बन रहे हैं ना, आप मीडिया के लोग हैं, जो रातों रात 60,000 लोग बढ़ गए, क्या करोगे उनका आप? कैसे क्या जवाब दोगे आप? अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो सुना है देखा है आपके मैनिफेस्टो में डीडीसी का जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें लिखा हुआ था, आपने लिख के दिया है कि जब भी हमारी जितनी सीटें निकलती हैं बीजेपी को जिताते हैं हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। आपके मैनिफेस्टो में ये, मैं आपकी ही बात करूँ, मैं ना कांग्रेस की बात करूँ ना एनसी की बात करूँ। माय डियर, मैनिफेस्टो में कभी कोई गवर्नमेंट ये नहीं कहती हम उनको पक्का कर देंगे। वी विल सेटल दिस इशू, और हमने पूरी कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इतनी त्रुटियां हैं, इतनी उसमें इतना ज़्यादा गड़बड़ है कि आप सब बंदों को साथ में लेके आप एक विद वन गो पहले आप कहेंगे सबको पक्का कर देंगे। ये बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट है, आप नहीं कह सकते किसी को भी, कोई भी नहीं कहेगा ये बात। हम कहेंगे कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनके साथ जस्टिस होना चाहिए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। तौर पे क्यों नहीं उनको बता दिया जाता कि किन लोगों को लगाया जाएगा, किन लोगों को नहीं लगाया जाएगा, ताकि ये सड़कों पे आने वाला काम तो कम से कम बंद हो सके। इस उम्मीद को तो वो मतलब ये भूल जाए ना कि किन लोगों के लिए पॉलिसी बन सकती है, किन के लिए नहीं बन सकती है। इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन टाइम में तो मतलब बोल देते हैं कि सबको पक्का कर देंगे। देखिए ये कोई पोलिटिकल आदमी कोई नहीं कहेगा जाके उनको कि आपको नहीं किया जाएगा। कौन हु विल बेल द कैट? बीजेपी कहेगी हमको कहेंगे नहीं, ये बात आपने सही कोई नहीं कहेगा। क्यों कहेंगे हम उनको? जब मैंने उनको लगाया नहीं, मैंने उनको जब कुछ दिया नहीं, तो मैं उनकी नौकरी छीनने वाला कौन होता हूँ? बिल्कुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद आएंगे। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री व भाजपा सीनियर नेता देवेंद्र मनियाल जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। धन्यवाद। मनियाल साहब, कुछ दिन पहले 5 अगस्त 2021 को जो है बीजेपी ने, भाजपा ने जो है सेलिब्रेट किया। 370 और 35 से जो है 5 अगस्त 2019 को तोड़ा गया था। JNK ने क्या पाया इससे? देखिए 5 अगस्त 2021 को हमने 370 और 35A की एब्रोगेशन का 2 साल मनाए। और अगर आप जम्मू कश्मीर ने क्या पाया है इसकी बात करें तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारी बातें करने में, लेकिन मैं ब्रीफ में आपको ये बताऊंगा कि कहीं ना कहीं एक जम्मू कश्मीर को भारत से अलग देखा जाता था, और जो लोग इस पे अपनी राजनीति रोटियां सेकते थे या जिनको एक अपने आप को स्पेशल मानने की, समझने की आदत थी, वो इस प्रिविलेज को एंजॉय करते थे। लेकिन वो स्पेशल स्टेटस का एक आम आदमी को क्या फ़ायदा है, 370 का एक आम नागरिक को क्या फ़ायदा है, कभी इस पे गौर नहीं किया गया। तो वो 370 हटने के बाद जब आज दुनिया को इसके फ़ायदे दिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि एक सोच जो थी कि वी आर डिफरेंट फ्राम इंडिया, वो आज सोच खत्म हुई है। वी आर इंडियंस, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर जो है वो भारत से अलग नहीं है। और आप कहीं भी जब आप बात करें, किसी पॉलिटिकल आदमी से बात करें, आम आदमी से बात करें, तो वो इसका कहना ये है कि पूर्ण रूप से अगर हमें आज़ादी मिली है तो वो 5 अगस्त 2019 को जब 370 35A हटा था। कि हम अब छोटी छोटी बच्ची हैं, हमारी जर्नलिस्ट भी हैं, इन्हीं की बात करेंगे। अगर इनकी जम्मू लखनपुर बॉर्डर के बाहर शादी हो जाती थी तो इनको इनके राइट्स नहीं मिलते थे। इनका अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, माँ बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं होता था, कोई हक नहीं होता था। आज ये इनके राइट्स हैं, इनके हक हैं, ये नौकरी भी कर सकती हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें वहाँ नहीं थी। रिफ्यूजीज़, चाहे वो इंटरनल डिस्प्लेस थे, चाहे वो पाकिस्तान के डिस्प्लेस थे, उनको अपने राइट नहीं दिए गए। वो एक पंच तक का चुनाव ना लड़ सकते थे और ना पंच के चुनाव में वो वोट डाल सकते थे। आज वो पंचायती राज सिस्टम में अपना वोट डाल सकते हैं, उसमें इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, MLA के इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जम्मू कश्मीर का मैला ढोने के लिए जिन वाल्मीकि समाज को यहाँ पे लाया गया कि आप यहाँ सफाई का काम करेंगे, 70 सालों से उनके साथ इतनी बेइंसाफ़ी हुई है। उनके बच्चे सफाई वाला के अलावा किसी और पोस्ट पे काम नहीं कर सकते थे। आज उनको डोमिसाइल मिला है, आज वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, तो उनको वो सभी हक हैं जो आज डॉक्टर मनियाल को, मुझे हैं या आपको हैं। तो ये बड़ी चेंजेस हैं। देखिए जब कोई बदलाव होता है तो बदलाव जो है वो हर एक को अच्छा भी नहीं लगता।
बदलाव अगर अपने घर में भी आप एक पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा शायद कुछ कमियां हैं जो पुराने घर में थी, इस नए घर में अभी हमें वो हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही। इस तरह की चीज़ें होती हैं। बदलाव जो है वो थोड़ा समय लेता है, उस समय के साथ आपको पता चलता है कि जो हमने चीज़ चेंज की है, ये बदलाव लाया है, इसके फ़ायदे क्या हैं। मुन्ना साहब, 370 और 35 से जड़ से ख़त्म हो चुका है, बीजेपी का यही दावा है? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जड़ से ख़त्म हो चुका है। और जो लोग इस भ्रम में हैं कि ये वापस आ सकता है, वो अपना भ्रम जो है उसको दूर कर लें कि ये कब्र में गड़े हुए मुर्दे कभी वापस नहीं आते। जो एक बार चला गया। इनकी अस्थियाँ जो है वो गंगा में हमने विसर्जित कर दी हैं, वो बह के कहाँ चली गई हैं किसी को नहीं पता। मुन्ना साहब, क्या भाजपा कानून पर विश्वास रखती है? बिल्कुल जी, भाजपा एक डिसिप्लिन पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, बिल्कुल कानून विश्वास रखती क्यों रखती है आप? मुन्ना साहब, जिस तरह से 370 और 35 का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो फिर किस वजह से मतलब बताती है भाजपा की जड़ से ख़त्म हो चुका है या उसको गंगा में बहा दिया गया है? देखिए, अगर कोई डिसीजन को कोई कहीं चैलेंज करता है तो वो चैलेंज करे, उसका राइट है, वो हक है उनका वो करने के लिए। हम इस दावे से कहते हैं कि हमने जो किया है वो कानून के दायरे में रह के किया है। एक लोकसभा में और राज्यसभा में पास होने के बाद आया है। सबसे बड़े लॉ मेकर्स कौन है? हमारे पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो राज्यसभा में बैठे हैं चाहे वो लोकसभा में बैठे हुए हैं। जब एक मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस ने एक लॉ पास कर दिया है तो वो कानून बन गया है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको जो सुप्रीम कोर्ट जब आप कोई भी जब चैलेंज करते तो उसको ये कहा जाता है कि ये कानून के खिलाफ हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सुप्रीम पार्टी है वो देखेगी इसको कि ये क्या कानून की कोई उल्लंघना की गई है, ये कानून के खिलाफ किया गया है। अगर उनको लगेगा कि कानून के खिलाफ किया गया है तो वो उसको वो करेंगे। अगर लगेगा कि ये कानून के दायरे में रख के किया गया है तो वो कभी नहीं हटेगा। लेकिन क्योंकि सबसे बड़े जो लॉ मेकर्स हैं, जब इन्होंने इस कानून को बनाया है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोर्ट में जाके ये सोचेंगे कि उनको 370 जो है वापस आ सकता है। मैं उस बिना पे कह रहा हूँ। वी रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हम ला कानून की इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। अब उनका राइट है, उनका हक है बात करने का। और उन्होंने आगे बात की है, आगे रखा किसी को, तो सुप्रीम कोर्ट जब अपने देखेगा ध्यान से। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो है इंतज़ार करना चाहिए था, जिस तरह से मतलब जड़ से ख़त्म हो गया या ये कभी वापस नहीं आ सकता है, इस चीज़ का कोई जल्दबाजी नहीं हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये यहाँ इम्प्लीमेंट होने के बाद, ये लागू होने के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगाता तो हो सकता था कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर एक्सेप्ट किया है ना सर, केस तो चल रहा है ना? नहीं, वो तो केस सुप्रीम कोर्ट है ना, केस चल रहा है। तो जजमेंट तो कुछ ना कुछ आएगी ना, चाहे रिवोक की आ जाए, चाहे जब आएगी तब देखेंगे। जब आएगी तब देखेंगे, जब आएगी तब देखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि गलत है तो गलत मान लेंगे, और वो कहेगी ठीक है तो ठीक, उनको ठीक मानना पड़ेगा। अभी तो आप मान रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं ना मानते हैं। नहीं, अगर आपका कोई भी सीनियर नेता नहीं मानता है, वो तो यही कहता है कि जड़ से ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो एक तथ्य की उस पर कहते हैं ना, लॉजिकली कहते हैं कि अगर लोकसभा ने और राज्यसभा में पास कर दिया, सबसे बड़ी जगह लॉ मेकर्स उन्होंने पास कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम एक मेजॉरिटी में पास किया हुआ कानून उसको सुप्रीम कोर्ट पलटेगी, ये इनका भ्रम है। ये खुद लॉ मेकर्स हैं जो हैं, चाहे फारूक साहब रहे हैं, उमर जी रहे हैं, मुफ्ती रही, खुद चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनको ये सब बातें पता है कि ये एक जो सबसे बड़ी हमारी अदालत है, हमारा पार्लियामेंट हाउस है, उसमें दोनों हाउसेस ने मेजॉरिटी के साथ पास किया है। उस बिना पे एज ए पोलिटिकल पर्सन मैं कहता हूँ कि ख़त्म हो चुका है, ये वापस नहीं आएगा। जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भी आपको यही भरोसा है कि वो वापस नहीं देगी? देखिए, कोर्ट पे एज ए पोलिटिकल आदमी, एक आम आदमी, हम अपने जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उस पर हम बात नहीं करते। वी रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन ले, जो करना है वो करेंगे। लेकिन जो हमने किया है, हमने कोई भी काम गैर कानूनी नहीं किया है, कानून के बाहर नहीं किया है, कानून के दायरे में रह के किया है। और मेजॉरिटी लॉ मेकर की सहमति से ये कानून पास किया गया है, जिसको इम्प्लीमेंट किया है। मेरा इतना कहना है। अब मैं बेरोज़गारी पे आऊँगा। जिस तरह से 2014 में भी जो है नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली में, सभा में कहा था कि जितने भी डेली वेजर्स हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनको पक्का कर देंगे। अभी जो डीडीसी के इलेक्शंस हुए, उसके मैनिफेस्टो में भी रखा गया था कि डेली वेजर्स को जो है, हमारी सीटें निकलती तो हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। झूठे वादे कब तक? कोई झूठा वादा नहीं है, प्रोपोगंडा है, चाहे कांग्रेस पार्टी का है। ये बदनसीबी है, मैं समझूंगा कि हमारे प्रदेश के लोगों की और हमारी भी, कि हमें अच्छे काम नहीं दिखते। अब डेली वेजर की बात करें, हम उनके हक में हैं, हम चाहते हैं उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कौन से सिस्टम को फॉलो करके एक डेली वेजर लगा था।
मैंने आपको 1000 रुपये का इंश्योरेंस दिया, आप मेरे एक फिटर लगे, सुबह शाम पानी खोलते हैं, आपने 10 साल तक मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने कौन सा फार्म भरा, मैंने कौन सी एप्लीकेशन लगाई, मैंने किस एडवर्टाइजमेंट भर के मैंने किए, ये नौकरी की, मेरी नौकरी की आगे अटेंडेंस जा रही है नहीं जा रही है। आज आधे से ज़्यादा ऐसे वर्कर्स हैं, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मेरे अपने ज़िले के लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनका नाम कहीं एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक इमोशनल मुद्दा बना के तो बीजेपी के ऊपर थोप दिया गया है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये प्रोपोगंडा रहा है। आज अगर कांग्रेस ये बात करती है कि झूठे वादे हैं, तो 10 साल तक किस चीज़ ने उनको रोका रखा उनको परमानेंट करने से? 2002 से लेकर 2014 तक 12 साल तक वो लोग रहे हैं, किसने रोका उनको परमानेंट करने से? क्यों नहीं परमानेंट किया? इसीलिए तो बीजेपी को लाया था ना कि बीजेपी करेगी। बीजेपी को इसलिए नहीं लाया गया था कि हम उनके पापों को हम यहाँ पे हम स्टैंप लगाएंगे कि ये ने पुण्य किया है। तो वादे तो बीजेपी ने ही किए थे ना। नेवर। इलेक्शन के दौर में तो ये बोला नहीं आपने कि फॉर्म क्यों? नेवर। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, हमने कभी नहीं कहा कि हम इनको पक्का कर देंगे। हमने कहा है अगर इनका इशू है तो हम इशू को देखेंगे, गहराई तक जाएंगे और इनके साथ इंसाफ करेंगे। आज भी ये बात मैं कह रहा हूँ, हम कभी नहीं कहते उनको पक्का करेंगे। किसी गवर्नमेंट ने कहा पक्का कर ही नहीं सकते पक्का उनको। मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर मैं कैसे कह दूंगा मैं पक्का कर दूंगा? एज चीफ मिनिस्टर कहेगा कोई एक कि हाँ इनको हम पक्का करेंगे, जो महबूबा ने ये बात कही थी। लेकिन जब 60,000 की संख्या रातों रात 1,20,000 पहुँच गई, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट? आप एक ही रात में 60,000 से 1,20,000 बन गया। क्यों बोलते हैं हमारे ये लोग कि ये 60,000 जो एक्स्ट्रा थे ये रातों रात कहाँ से नहीं आ गए? इट मीन्स कि देयर वाज अ फाउल प्ले। ये एक मुद्दा जो है वो बीजेपी के ऊपर बार बार थोपा जा रहा है। आप लोग अगर इतने साधु संत हैं, 12 साल तक आपको किस चीज़ ने रोका रखा कि आपने उनको परमानेंट नहीं की? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल तक आपको रोका रखा, और आज बीजेपी की सरकार आ गई, आपको ध्यान आके नहीं थी इनको पक्का करना है, रातों रात पक्का कर देना। तो बीजेपी ने भी किया ना। कोई बात नहीं किया हमने पक्का करने का, बिल्कुल नहीं किया। तो मैं बता दो रहा हूँ 2014 में मोदी साहब ने यहाँ पे बोला था। आपके बताने से कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे मैंने ये कहा, मैंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी का मैं एक महामंत्री हूँ, हमने कहा है हम उनके इशू को देखेंगे, एंड बीजेपी ने उस पर काम भी किया है। लेकिन उसमें इतना सारा जो है, इतना कोई सिस्टम नहीं फॉलो किया गया, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, कोई कुछ नहीं फॉलो किया गया। उसके बावजूद भी भाजपा इस पर एलजी को कह रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि इनकी सैलरी लग जाए, इनको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाए। जो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको उनकी क्वालिफिकेशन देखते हुए उनको परमानेंट किया जाए। आप एक अनपढ़ आदमी को जो 10 साल से 12 साल से काम कर रहा है, आप खुद एक पढ़े लिखे जवान है, डू यू थिंक एक अनपढ़ को आप परमानेंट कर देंगे नौकरी में? अगर आपको परमानेंट कर दिया, फिर जो आपका भाई ग्रेजुएशन करके आ रहा है, BA करके आ रहा, वो क्या कहेगा? बीजेपी के लिए वो अच्छा काम है कि आपने एक अनपढ़ आदमी को उठा के आपने पक्का कर दिया, और जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो हाथ लगे खड़ा है, वो भी कह रहा है मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। जो एक अनपढ़ है, पिछले 10 साल से वो कैजुअल लेवल में काम कर रहा है, क्योंकि उसको कांग्रेस ने लगाया हुआ है, तो वो कहता है मैंने बीजेपी को इसलिए वोट दिया है कि बीजेपी मुझे पक्का करेगी। हमने ये कहा है इनको इनके साथ जस्टिस करें, इनको एक फिक्स सैलरी दें, इनको एक ऑनरेरियम दें, ताकि हर महीने इनके घर में सैलरी जाए, इनके घर में उतने पैसे मिलने चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने किया है गलत है, लेकिन क्योंकि ये हमारे भाई बहन हैं, हमारे ही लोग हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। लेकिन जो 60,000 से 1,20,000 बन गए, उसको आप बार बार कह रहे हैं आपने वादा किया, अपना वादा किया, मुझे आप जवाब दीजिए इस बात का। ये 60,000 एक्स्ट्रा आ गए, क्या करेंगे उनका? आप एक जर्नलिस्ट बन रहे हैं ना, आप मीडिया के लोग हैं, जो रातों रात 60,000 लोग बढ़ गए, क्या करोगे उनका? आप कैसे क्या जवाब दोगे आप? अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो सुना है, देखा है आपके मैनिफेस्टो में, डीडीसी का जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें लिखा हुआ था, आपने लिख के दिया है कि जब भी हमारी जितनी सीटें निकलती हैं, बीजेपी को जिताते हैं, हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। आपके मैनिफेस्टो में ये, मैं आपकी ही बात करूँ, मैं ना कांग्रेस की बात करूँ ना एनसी की बात करूँ। माय डियर, मैनिफेस्टो में कभी कोई गवर्नमेंट ये नहीं कहती हम उनको पक्का कर देंगे। वी विल सेटल दिस इशू, और हमने पूरी कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इतनी त्रुटियां हैं, इतना ज़्यादा गड़बड़ है कि आप सब बंदों को साथ में लेके आप एक विद वन गो पहले आप कहेंगे सबको पक्का कर देंगे। ये बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट है। आप नहीं कह सकते किसी को भी, कोई भी नहीं कहेगा ये बात। हम कहेंगे कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनके साथ जस्टिस होना चाहिए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। तौर पे क्यों नहीं उनको बता दिया जाता कि किन लोगों को लगाया जाएगा, किन लोगों को नहीं लगाया जाएगा, ताकि ये सड़कों पे आने वाला काम तो कम से कम बंद हो सके। इस उम्मीद को तो वो मतलब ये भूल जाए ना कि किन लोगों के लिए पॉलिसी बन सकती है, किन के लिए नहीं बन सकती है। इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन टाइम में तो मतलब बोल देते हैं कि सबको पक्का कर देंगे। देखिए ये कोई पॉलिटिकल आदमी कोई नहीं कहेगा जाके उनको कि आपको नहीं किया जाएगा। कौन हु विल बेल द कैट?
बीजेपी कहेगी हमको करेंगे नहीं, ये बात आपने सही कोई नहीं कहेगा। नहीं कहेगा। क्यों कहेंगे हम उनको? जब मैंने उनको लगाया नहीं, मैंने उनको जब कुछ दिया नहीं, तो मैं उनकी नौकरी छीनने वाला कौन होता हूँ? बिल्कुल। एज ए पॉलिटिकल पर्सन मेरा ये है कि मैं इनके साथ इंसाफ करूँ। वो मैं कह रहा हूँ आपको, हम पहले भी कहते थे और हमने कोशिश भी की है और एक ईमानदारी से कोशिश की है। कहीं ना कहीं कश्मीर में बैठे हुए कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने इसमें पूरा खलल डाला, पूरी प्रोसेस को जो है उन्होंने निष्क्रिय कर दिया। क्योंकि अगर वो 60,000 लोगों का मुद्दा चल रहा होता, आज कुछ ना कुछ नतीजे हम पहुँचे होते। लेकिन वहाँ बैठे लोगों, जिन लोगों को हमने 70 साल अपने सर पर बैठा के रखा, ये उनका किया जा रहा था। लेकिन ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, एलजी साहब हमारे जब कई बार मिले हैं, इन्हीं जो बच्चे हमारे पास आते हैं, हमने बात की उनसे, वो ऑनेस्टली वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो रास्ता आप कहते हो, आपका मतलब जो लोग ये कहते हैं कि रातों रात सबको पक्का कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। मेरे अपने गांव में लड़के हैं, कोई 2वीं पास है, कोई 5वीं पास हो, कोई 8वीं पास है। आप जो पढ़ा लिखा आपका मुलाजिम बच्चा खड़ा है, आप उसको क्या जवाब देंगे? आज आपने एक 4th क्लास लगाना है, उसके लिए आपको 10th पास चाहिए, वो उसकी एलिजिबिलिटी 10th पास है। तो आप एक अनपढ़ को क्योंकि एक जेई ने उसको 10 साल से काम लिया, तो आप उसको पक्का कर दोगे? उसको सैलरी मिलनी चाहिए, उसको अनरेटेड मिलना चाहिए, बाइज्जत मिलना चाहिए और रेगुलर मिलना चाहिए। मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि उसको आप पक्का कर दीजिए, मैं कहता हूँ कि उसको अनरेटेड मिले, रेगुलर मिले, एक उसके परिवार को चलाने के लिए, खाने के लिए जो है उसका मिनिमम जो वेजेस हैं वो उसको मिलनी चाहिए। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, मिनिमम वेजेस एक्ट पे हम बात काम कर रहे हैं, जिसमें एक कोई भी चाहे डेली वेजर भी है, उसको भी मिनिमम सैलरी मुझे लगता है 16 से 18,000 के बीच में है। भगवान करे वो जब पॉलिसी जल्दी पास हो जाए, जिस दिन वो हो जाएगी तो आपके कैजुअल लेबरर्स, अडॉक लेबर जितने भी हैं, इनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी कि इनको मिनिमम सैलरी जो है उनको मिल जाएगी। ये मैं आई कैन अश्योर यू। मुनिया साहब, अपराध जो हैं वो कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चोरी चिकारी गुंडागर्दी कुछ बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? कुछ नहीं बढ़ रहा है माय डियर। चोरियाँ जब रामचंद्र जी राजा थे ना तब भी होती थी, जब कृष्ण थे तब भी होती थी, भगवान के टाइम में भी चोरियाँ होती थी। किसी भी कोई राज्य ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं होता है जहां चोरियां नहीं होती हैं। छुट-पुट ये चीज़ें चलती रहती हैं। समाज में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, वो भाजपा के द्वारा क्रिएट किए नहीं होते, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कराती। उसके लिए मैं कांग्रेस को भी मैं शाबाशी दूंगा कि उन्होंने भी कोई ऐसे चोर नहीं पैदा किए जो लोगों के घर में जाके चोरियाँ करें। ये फजूल बातें हैं सारी, एकदम बिल्कुल बेसलेस और बकवास बातें हैं कि भाजपा आई है तो चोरियाँ आना शुरू होगी। और मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं कि भाजपा का रूल आया है तो चोरियाँ शुरू होगी। चोरियाँ ये समाज का कोई लड़ाई हो रहा, कोई झगड़ा हो रहा है, समाज में ऐसी बातें होती हैं, पहले भी होती थी। कुछ लोग होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनको है, और उसके लिए हमारा कानून है, कानून व्यवस्था है हमारी, पकड़े भी जाते हैं, उन पर पुलिस एक्ट भी करती है। ऐसा नहीं है कि जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो चोरियाँ ज़्यादा होगी, जब से बीजेपी है चोरियाँ ज़्यादा होगी। कोई अपराध ज़्यादा नहीं हो रहे, मैंने ऐसा कोई कहीं अपराध नहीं सुना कि जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो अपराध ज़्यादा हो गई। ये प्रोपोगंडा है सिर्फ इस बात का लेके। आप मेरे से मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करते, आप मेरे से आईआईएम की बात नहीं करते, आप मेरे से आईआईटी की बात नहीं करते, हाईवे की बात नहीं करते, आप अपने जो कोरोना में जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है आप उसकी बात नहीं करते, आप फ्री राशन की बात नहीं करते, आप फ्री वैक्सीन की बात नहीं करते, आप चोरियों की बात करते हैं, आप कैजुअल लेबर की बात करते हैं, आप और की बातें करते रहते हैं। सर ये बात आप मुझसे ये बातें भी ज़रूरी हैं सर। ये ज़रूरी बातें ज़रूरी हैं, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसको छोड़ के आप चोरियों चीज़ों के सर होर्डिंग्स वगैरह एड्स वगैरह आ रही हैं, वो सब लोग देख रहे हैं। हाँ, होर्डिंग नहीं हो रही है, हमारा फर्ज बनता है कि वो चीज़ें भी सामने लाई जाए। आप नहीं बोलोगे तो हमें होर्डिंग लगानी पड़ेगी ना। अब आप नहीं बोलोगे, मीडिया नहीं बोलेगा, आप लोग नहीं अच्छी बातें करेंगे तो हमें अपनी बात क्या बात करते हैं, हम भी अच्छी बातें क्यों नहीं दिखानी पड़ेगी, हमें होर्डिंग लगानी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा हम वैक्सीन फ्री दे रहे हैं। क्या छोटी बात है? 50 करोड़ लोगों को आप फ्री वैक्सीन दे चुकी हो और 135 करोड़ लोगों को आपने फ्री वैक्सीन देनी है, 270 करोड़ डोज जो है फ्री जानी है। उसका अगर आप मिनिमम 1000 रेट लगाओ उसका इंजेक्शन का, कितना पैसा जाता है कहीं पे? लेकिन 10 रुपये पेट्रोल में बढ़ते हैं तो हाहाकार मचता है। लेकिन वही बंदा जो है जब वो 1000 रुपये की वैक्सीन फ्री लगाता है तो बाहर की क्यों नहीं कहता कि मुझे 1000 रुपये की फ्री वैक्सीन लगी? वही आदमी जब उसको 5 किलो पर पर्सन राशन फ्री मिल रहा है, 25-25, 30-30 किलो राशन उसके घर में जा रहा है, वो क्यों नहीं बोलता कि मुझे राशन फ्री मिल रहा है? सिर्फ एक पेट्रोल को डीजल को लेकर बातें चल देती हैं। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसमें तेल के रेट कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। वो कंपनी को अभी प्राइवेट किया हुआ है, अपने लेवल पे वो रेट्स फिक्स करती हैं। गवर्नमेंट में ज़्यादा इंटरफेरेंस उसका है नहीं। स्टेट का अपना टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना टैक्स है। अगर स्टेट किसी को लगता है कि बड़ा महंगा है वो अपना टैक्स कम कर ले,
भैया आपको एक चीज़ 50 रुपये की मिल रही है, जिसमें आप 20 रुपये स्टेट का टैक्स लगा रहे हैं। आप दयानतदार बनिए, आप बनिए बड़े अच्छे बनिए, आप 20 रुपये उसके कम कर दीजिए टैक्स के, आप दीजिए उसको 30 रुपये का, बंदा खुश हो जाएगा कि फलाने केजरीवाल ने हमारा 20 रुपये टैक्स माफ़ कर दिया। आप वो 20 रुपया आप अपना काम नहीं करते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हो, आप अपने 5 रुपये कम कर दो। ये सारी बातें हैं, ये प्रोपेगेंडा होता है अपोजिशन का। जो अच्छी बातें हैं उस पर भी बात होनी चाहिए, कम से कम आप उसका मेंशन तो करें। जो मैंने आपसे कही, आप मेंशन किया, आपने ये किया, ये किया, ये किया, हाँ ये रह गया है, ये भी करते हैं बात। तो एक मिक्स्ड चीज़ें होनी चाहिए सारी। थर्ड वेव जो है उसके भी जो कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है आए, तो उसके लिए भाजपा की क्या तैयारियां हैं, जिस तरह से आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ जानकारियाँ दी हैं? देखिए अब देखिए ये बात है कोरोना की, अब आपने अच्छी बात की है, मैं उसका आपको जवाब भी दूंगा। आपने कोरोना 1 में, कोरोना 2 में किसी पार्टी को देखा बाहर निकले हुए? 70 साल जिस पार्टी ने देश को लूट के खाया, अब मैं साफ कहूँगा लूट के खाया, क्या कोई आपको सैनिटाइजर बांटता हुआ दिखा? क्या कोई आपको मास्क बांटता हुआ दिखा? क्या किसी को राशन देते हुए दिखा आपको? मुझे तो कोई नहीं दिखा। कांग्रेस पार्टी का, पैंथर पार्टी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी कार्यकर्ता मुझे सड़क पे नहीं दिखाई दिया। कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जिसको कोविड नहीं हुआ, लेकिन कोविड का कारण ये हुआ कि वो सड़कों में निकला, उसने लोगों की मदद की। सेवाई संगठन में हम लोगों ने काम किया, करोड़ों लोगों को हमने राशन दिया, करोड़ों लोगों को हमने सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए, घर घर जाके साथ दिया। हमारी माता बहनों ने, जो हमारी महिला मोर्चा की माता बहनें हैं, उन्होंने अपने घरों में मास्क बनाए, घर में मास्क बना के हमने घर घर जाके मास्क बांटे, ये सारे काम किए। पॉलिटिकल पर्सन जो है उसकी जिम्मेवारियाँ समाज के प्रति भी ऐसी होती हैं। जो ये लोग जो कांग्रेस, एनसी, बाकी पार्टी हैं, इनके खून में, इनके डीएनए में ये चीज़ें है ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते। अगर आपने किसी को देखा है, प्लीज़ मुझे एक किसी लीडर का नाम बता दें जो बाहर निकला हो तो उसने लोगों की सेवा की हो। उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए कि भगवान ना करे यहाँ थर्ड वेव आए हमारे यहाँ, अगर आती है तो उससे निपटने के लिए हमने एक अपनी सेना तैयार की है, जो 21,000 हमारा वर्कर है, नेशनल हेल्थ वॉलंटियर, उसको हम तैयार कर रहे हैं, जिनका नाम है हमारा स्वास्थ्य स्वयंसेवक। एक स्वयंसेवक की तरह, वॉलंटियर की तरह वो काम करेगा, गाँव से लेकर शहर तक वो एक काम करेंगे। और अगर किसी को कोविड होता है उसको कैसे टैकल करना है, किसी को हॉस्पिटल कैसे लेना है, एम्बुलेंस की तैयारी, हॉस्पिटल की सारी बातें, बेसिक ट्रेनिंग एक कार्यकर्ता को हम देंगे जो फिर ग्राउंड पे जाकर काम करेंगे। जी। तो सर करप्शन की अगर बात करें, भाजपा कितना कर पाई है, करप्शन पे कंट्रोल कितना कर पाई है? देखिए करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो एक, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, आप रातों रात चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। जो सिस्टम यहाँ बना हुआ है हर लेवल पे होती होगी, पब्लिक कहती है, अगर लोग कहते हैं तो मैं नहीं कहता कि गलत है, पब्लिक कह रही है कि करप्शन है तो है, होगी करप्शन। लेकिन ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के आने से या बीजेपी के आने से करप्शन बढ़ गई है या एलजी के आने से करप्शन बढ़ गई है। करप्शन का एक मुद्दा है, करप्शन है, उस पर बात आप अखबार पढ़ें, रोज़ कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ किसी डिपार्टमेंट में शिकायतें आती हैं तो हमारे माननीय उपराज्यपाल जी उस पर एक्ट करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो खुद महीने में दरबार लगाते हैं, आवाम की आवाज़ का एक प्रोग्राम करते हैं। आज भी आप उनकी वेबसाइट खोलें, उस पर कंप्लेंट लिखिए, विद इन वीक उस कंप्लेंट का जवाब आएगा आपको पूछा जाएगा क्या कंप्लेंट है, कहाँ की है, उस पर एक्ट किया जाएगा। इतने जो सारे काम किए जा रहे हैं इसी के लिए है। और कहीं ना कहीं ऑफिसर्स में अब एक डर भी है कि हमारी जो मॉनिटरिंग है वो बड़ी ऊपर लेवल से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी प्रदेश में हो, वहाँ पे ये सिस्टम हमने किया होता है कि जो कम से कम जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इस पर लगाम लगाई जाए। इस पर काम हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा पुरानी लोगों को आदत है, धीरे धीरे जाएगी लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पूरे प्रयास है कि इसको कम किया जाएगा। सब क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखिए सबसे पहला तो ये है कि आज जैसे मैंने बात की, हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हेल्थ वॉलंटियर को लेके। कोविड अभी गया नहीं है, इस बात को मानना चाहिए। कोविड यहीं पे है, फिर भी आ सकता है, तीसरी भी आ सकती है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उस पर हम उसकी पालना करें, SOPs का पालन करें। और जितनी भी स्कीमें जो स्टेट गवर्नमेंट की अभी स्टार्ट हैं, मैं खास करके नौजवानों से, अपनी माता बहनों से भी, जैसे तेजस्विनी स्कीम अभी माता बहनों के लिए आई है जो 18 से 35 साल की हैं, 12th पास हैं, वो एक छोटे से लोन, मतलब उसकी लिमिट 5 लाख तक की लिमिट है, छोटा लोन लेके बिना इंटरेस्ट के वो पैसा वापस करेंगी। कोई छोटा मोटा काम अपना ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, इस तरह के काम जो हैं वो शुरू कर सकती हैं। युवाओं के लिए इंडस्ट्रियल जो MSME है, इंडस्ट्रीज में है, DIC में लोन्स हैं, मुद्रा लोन है, इस तरह के लोन लेके अपने जो रोज़गार हैं वो शुरू करना चाहिए। क्योंकि एक बात को हमें मानना चाहिए कि कोई भी सरकार अपने सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन एक अल्टरनेटिव जो है सोर्स ऑफ इनकम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं, प्रोग्राम, उसकी हेल्प ली जाए।
चलो शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री व बीजेपी सीनियर नेता डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब, जिन्होंने काफ़ी सारे सवालों के हमें जवाब दिए और हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।